नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है उसमें है जंतुओं का वर्गीकरण। इस वीडियो में मैं आपको जंतुओं का संपूर्ण वर्गीकरण और उस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव हैं उनके मेन कैरेक्टर्स आपको या उनके लक्षण बताऊंगा। उन जीवों के जो उस वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनके मेन एग्जाम्पल जो है आपको बताऊंगा। इसी के साथ इसी वीडियो के अंतर्गत आपको जंतुओं के महत्वपूर्ण लक्षण और सबसे इंपॉर्टेंट जो जंतु वर्गीकरण से संबंधित 30 से 40 जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। इसी के साथ साथ में जंतुओं के वर्गीकरण से संबंधित बोर्ड की परीक्षाओं में और कंपटीशन जैसे आईएएस की एग्जाम में, यूपीएससी की एग्जाम में जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी इस वीडियो के अंत में आपके लिए लेके आया हूं और उनको मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और इसी दृष्टि से ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरा वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपको इसके लास्ट में और बीच में जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं वो आपको मिले और कुछ बहुत ही इंटरेस्टेड जानकारी आपको बीच बीच में दी गई है। इसलिए ना तो वीडियो को स्किप करें और ना ही वीडियो को आगे ले जाएं या छोड़ें। अगर आप पूरी नॉलेज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे को अवश्य देखें जिसमें मैं आपको जंतुओं के वर्गीकरण में बताऊंगा। जैसे हम शुरुआत करते हैं वर्गीकरण का क्रम कि भाई वर्गीकरण कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जगत है, जगत को हमने आगे ले गए फाइलम के अंतर्गत, फाइलम को फिर डिवाइड किया वर्ग में, वर्ग से फिर छोटे की ओर चलते हैं गण में और फिर फैमिली, फैमिली के बाद वंश और वंश के बाद जाति। ये जाति है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है क्योंकि इसको फिर आगे वर्गीकृत नहीं किया जाता। सबसे पहले एनिमेलिया यानी प्राणी जगत में बात करेंगे। पादप जगत की बात हमने वीडियो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत करी थी। तो अरस्तु थे, उन्होंने जंतुओं की लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर जो है वर्गीकरण दिया। फिर आगे चलकर 1693 में जॉन रे था, उसने जो प्रकृति के अंदर जो पाए जाते हैं उसकी संरचना के आधार पर दिया। परंतु 1735 में जो वैज्ञानिक हुए कैरोलस लीनियस, उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी उसमें जो है जब तक ज्ञात जाति थी उनका वर्गीकरण किया। और चूंकि जितने अब जंतुओं का वर्गीकरण है उसका जो आधार है वो कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण है। इसलिए जो कैरोलस लीनियस है उसे आधुनिक वर्गीकरण का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा आधुनिक वर्गीकरण के बारे में बताया और इनका वर्गीकरण ही आधुनिक वर्गीकरण का आधार है, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। सबसे पहला जीव है और वो है प्रोटोजोआ, जिसे हम प्रारंभिक जीव के नाम से भी जानते हैं। प्रोटोजोआ में मुख्यतः एक कोशिकीय जीव आते हैं। सबसे खास बात कि प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय यूनिसेलुलर को शामिल किया गया है। अब कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जिनका शरीर या जिन जीवों का निर्माण एक कोशिका से होता है उन्हें एक कोशिकीय, और जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, अधिकतर विषम पोषित है। इनमें प्रजनन एलिंगी, एलिंगी का मतलब द्विविभाजन हो या मुकुलन द्वारा होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इनमें लिंगी प्रजनन समागम द्वारा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और युग्लिना है। युग्लिना एक अनोखा जीव है जिसमें पादप और जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है युग्लिना है, इसको पादप और जंतु के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी है कि पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी कौन सा है, युग्लिना, या युग्लिना किन दो के बीच की कड़ी है, तो पादप और जंतु की। युग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। तो युग्लिना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका कि आपको इसमें दिखाए गए आपको डायग्राम में। पोरीफेरा दूसरा है, पोरीफेरा। पोर मानी होता है छिद्र युक्त जीवधारी। इसके अंदर किसको लिया गया है, छिद्र युक्त ऐसे जीव जिनमें छिद्र पाया जाता है। संघ पोरीफेरा का अध्ययन आर ई ग्राउट ने 1825 में किया। ये सबसे सरल बहुकोशिकीय जीव है। देखिए ये कैसे है, बहुकोशिकीय पर बहुकोशिकीय में कैसे है, सरल है। इनमें ऊतकों का अभाव होता है। ये अपन देख रहे हैं इस चित्र में कि इनमें ये क्या दिख रहे हैं, पोर यानी छिद्र दिख रहे हैं, इसलिए इन्हें पोरीफेरा संघ के अंतर्गत रखा है। ये अचल जीव है
जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। ये देखेंगे अपन, ये जीव है और ये किसी आधार, इस आधार से चिपके हुए हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र होते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण करते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका शरीर छिद्रयुक्त होता है। ये जो छिद्र है, इन्हीं से ये वाटर है, ऑक्सीजन है या भोज्य पदार्थ है, इनका जो है संचरण करते हैं। इन्हें साधारणतः स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं, जिनके उदाहरण है साइकॉन और स्पंजिला। इन्हें स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस संघ की दो विशेषता हमने देखी कि यहाँ सरल बहुकोशी के स्टार्ट हो गए, और इस संघ के जीव है उनमें क्या पाया जाता है, छिद्र पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें छिद्र युक्त धारी जीवधारी भी कहा जाता है। अगला है सीलेंट्रेटा, या जिसे हम नाइडीरिया के नाम से जानते हैं। इस संघ के सदस्य जलीय होते हैं, अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं, तैरने वाले होते हैं। इनमें सममिति पाई जाती है। ये हमने देखे हैं सीलेंट्रेटा जो संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों के चित्र। इनका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का। अब देखिए यहां पर क्या आ जाते हैं, ऊतकों का निर्माण शुरू हो जाता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है। कितनी परतों का बना होता है? दो परतों का बना होता है। उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, फाइसेलिया। फाइसेलिया जिसे पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से जानते हैं। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रा का चित्र। किसका चित्र देख रहे हैं? हाइड्रा का चित्र, जो कि किस संघ के अंदर आता है? सीलेंट्रेटा के अंदर आता है। हाइड्रा में रक्त तथा श्वसन अंग अनुपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए नोट करिएगा कि इसमें रक्त भी नहीं होता और श्वसन अंग भी नहीं होता, और श्वसन विसरण के माध्यम से करता है। इसमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो विसरण क्रिया के द्वारा होती है। अगला संघ है टीनोफोरा, जिसे सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वालनट या कॉम जेली के नाम से जाना जाता है। किसको? टीनोफोरा के अंतर्गत आने वाले जीवों को। ये सभी समुद्रवासी हैं, सममिति हैं। इनमें ऊतक श्रेणी का शारीरिक संगठन पाया जाता है। वहां इससे पहले वाला संघ देखा, उसमें सिर्फ ऊतकों का निर्माण शुरू हुआ, और यहाँ इनमें शारीरिक संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जो चलने में सहायक होते हैं। जीव दीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोर की मुख्य विशेषता है। बहुत एग्जाम में कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है कि कौन से संघ के जीव है जो प्रकाश उत्सर्जन करने की विशेषता रखते हैं, तो वो है टीनोफोरा। जो जीव दीप्ति है होती है इनके अंदर, उसके द्वारा ये क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न या प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। उदाहरण है प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। आगे है प्लेटी हेलमेंथीज। प्लेटी यानी चपटे। इनका शरीर चपटा और रिबन नुमा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहते हैं। ये परजीवी दूसरे जीव के अंदर पाए जाते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती। इस समूह में अधिकांश प्राणी मनुष्य और प्राणियों में अंत्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें अंकुश और चूसक होते हैं। ये देखेंगे अपन, ये क्या होते हैं? चूसक होते हैं, क्योंकि परजीवी है, दूसरे जीव के अंदर रहते हैं, तो चूसने के लिए क्या चाहिए? इसमें चूसक चाहिए, तो जब भी तो उनका खून चूस पाएंगे या उनके अंदर अपना पोषण कर पाएंगे। आहार नाल केवल मुंह द्वारा बाहर खुलता है। फीता कृमि में आहार नाल अनुपस्थित होता है, ये ध्यान रखना है। फीता कृमि होता है टैब, इसमें आहार नाल नहीं होता। ये उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब कौन समझते हैं? जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक में ही पाए जाते हैं, प्लेटियो एलिमेंथीज में। लीवर फ्लूक, यकृत जो कृमि है, भेड़, बकरी, सुअर, इनके यकृत की पित्त नलियों में पाए जाने वाला एक चपटा कृमि है। कौन सा? लीवर फ्लूक। इसके उदाहरण है जैसे फेसियोला लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक भेड़, बकरी, सुअर आदि की यकृत पित्त नलियों में पाए जाने वाला एक चपटा कृमि है। तो लीवर फ्लूक कहाँ पाया जाता है? भेड़ हुई, बकरी हुई, सुअर हुए, इनके लीवर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट और पांचवा है अपना एस्केलमेंथीज, जिसे कहते हैं निमाटोडा, और या जिसको हम कहते हैं गोल कृमि। क्या नाम कहते हैं? गोल कृमि। इन प्राणियों का शरीर अनप्रस्थ काट में गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोल कृमि कहते हैं। ये अपन देखेंगे, इनकी काट काटते हैं तो ये कैसे होते हैं? गोलाकार, इसलिए गोल कृमि कहते हैं। इनमें कूट गुहा पाई जाती है। अब तक क्या कह रहे थे? नहीं पाई जाती। आहार नाल पूर्ण होता है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र द्वारा बाहर निकालता है।
परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र का अभाव होता है। अभी तक क्या है, परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेशन सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी तक बनना शुरू नहीं हुआ है एस्केलमेंथिस या निमोटेडा ग्रुप तक, संघ तक। प्राय मादा नर से लंबी होती है। इसकी खास बात क्या है कि मादा है वो नर से लंबी होती है, ये इस वर्ग की पहचान है। जैसे एस्केरिस में है जिसमें मादा लंबी होती है नर से, ये इनकी पहचान की जाती है, एस्केरिस और बुचेरिया। एनेलिडा जिसे कहते हैं सैखंड कृमि। क्यों कहते हैं सैखंड कृमि? क्योंकि इनका शरीर खंड युक्त होता है। असली देह गुहा वाले प्रथम प्राणी हैं। अब तक क्या थी? शूडो यानी कूट गुहा थी। अब है देह गुहा, असली देह गुहा यानी वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, और वो एनेलिडा ग्रुप पहला संघ है। इनमें लाल रक्त होता है, रक्त वाहिनियां पाई जाती है। देखिए अब रक्त वाली बात भी आ गई, और रक्त वाहिनियां। श्वसन मुख्यतः त्वचा द्वारा होता है, परंतु कुछ जीव इस संघ के हैं उनके अंदर जो है क्लोम के द्वारा होता है। ये एकलिंगी और उभयलिंगी दोनों ही इस संघ के अंदर आते हैं। कुछ जीव है जो एकलिंगी होते हैं, कुछ है वो उभयलिंगी होते हैं। नेरिस में नर और मादा अलग होते हैं, अर्थात ये क्या हो गए? एकलिंगी हो गया कौन? नेरिस। परंतु जो केचुआ और जौक है इसमें नर और मादा पृथक नहीं होते, दोनों एक में ही पाए जाते हैं, इसलिए ये कौन से हो गए? उभयलिंगी। तो नेरिस किसका उदाहरण हो गया? एकलिंगी का। और केचुआ है या जौक है, ये किसका उदाहरण हो गया? जो है उभयलिंगी का। तो इसके अंतर्गत दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं इसके अगला है अपना आर्थ्रोपोडा। कौन सा? आर्थ्रोपोडा, जिसे संचित उपांग वाले जीव इस संघ के अंदर होते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस संघ की क्या बात है कि यह है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण संघ है ये, प्राणी जगत का सबसे बड़ा। और पृथ्वी पर जितनी भी जाति पाई जाती है, जीव पाए जाते हैं, उनकी 2/3 जाति आर्थ्रोपोडा से ही है। इनका शरीर 3 भाग है, सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। शेखंड होते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें खुला परिसंचन तंत्र पाया जाता है। रुधिर वाहिकाओं में रुधिर है जो वाहिकाओं में नहीं बहता। कैसा बहता? ओपन, इसलिए कैसा है? खुला परिसंचन तंत्र। दो प्रकार के परिसंचन तंत्र होते हैं, खुला और बंद। खुले परिसंचन तंत्र में ब्लड है वो वाहिकाओं में नहीं बहता, और जबकि बंद परिसंचन तंत्र होता है उसमें ब्लड है जो वाहिकाओं के अंदर बहता है। इनमें बल्कि देह गुहा में रक्त में भरी रहती है। रक्त कैसा होता है? कलरलेस। रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह हीमोलिम्फ कहलाता है। अब हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए उनका कलर कैसा नहीं होता? कलरलेस होता है, और उसको कहते हैं हीमोलिम्फ। इनका शरीर जो है बाह्य कंकाल है वो काइटिन से ढका हुआ रहता है, थोड़ा सा कठोर आवरण सा होता है। तिलचट्टा में हृदय 13 चैम्बरों का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो तिलचट्टा होता है इसका हार्ट है उसमें 13 चैम्बर पाए जाते हैं। यह सेंसरी हेयरस द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड प्राप्त करता है। उत्सर्जन इस वर्ग के मालफीजियन नली द्वारा होता है। उदाहरण है इस संघ में मच्छर, मधुमक्खी, खटमल, केकड़ा, या यूं कहें अधिकांश कीट हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा है मोलस्का, नरम देह वाले कवची जीव। मोलस्का सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु है। देखिए वो सबसे बड़ा जंतु संघ है, और ये कैसा है? अकशेरुकी। और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। कौन सा है? जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा था? आर्थ्रोपोडा, और ये है दूसरा, और अकशेरुकी की दृष्टि से सबसे बड़ा ये। मोलस्का शब्द जॉइंस्टीन ने 1650 में दिया। इनका शरीर मुलायम कोमल होता है जो कठोर कैल्शियम के कवच द्वारा ढका रहता है। यानी शरीर वो मुलायम होता है और कोमल होता है, पर ऊपर से हार्ड कैल्शियम का कवर पाया जाता है। मुंह में भोजन हेतु रेडुला पाई जाती है जो रेती के समान घिसने का कार्य करती है। इनका ब्लड है वो कलरलेस होता है, और परिसंचन तंत्र इनके अंदर भी खुला होता है। उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है। एकलिंगी होते हैं। उदाहरण है काइटिन, ऑक्टोपस, यूनियो, पाइला, सीपिया आदि। अगला है इकाइनोडर्मेटा, जिसे बोलते हैं कंटीले त्वचीय जीव। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त हड्डी से बना अंत्य कंकाल होता है, इसलिए इनका नाम रखा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है कांटे युक्त शरीर। ये सामूहिक और मुक्तजीवी है, अरिय सम्मिति है।
इनमें सभी तंत्र विकसित होते हैं। अब यहाँ सारे तंत्र विकसित होने लग गए, परंतु तंत्रिका और उत्सर्जन तंत्र अभी इनके अंदर विकसित नहीं हुआ है संघ तक। इनमें सिर्फ जल समयन तंत्र पाया जाता है और ये एक लिंगी होते हैं। इनमें पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। तो पुनरुद्भवन की सबसे ज्यादा विशेष क्षमता किसमें पाई जाती है? इकाइनोडर्मिटा के अंदर आने वाले जंतुओं में, जिसका उदाहरण है इकाइनस समुद्री अर्चिन, एस्टेरिस यानी स्टारफिश, जिसकी अगर एक भुजा कट जाए तो थोड़े दिन में दोबारा आ जाती है। सातवां संघ है हेमिकॉर्डेटा। इसे पहले कॉर्डेटा संघ में रखा गया, परंतु बाद में इसे उपसंघ रखा गया। इसे अलग से संघ के अंतर्गत नॉन कॉर्डेटा में डाल दिया गया। पहले इसको कॉर्डेटा में डाल। ये क्रमिक अखंड जीव होते हैं, यानी खंड नहीं होते। ये समुद्री जीव है जो कृमि के समान है। इनमें अकशेरुकी और कशेरुकी दोनों, वर्टिब्रेट नॉन वर्टिब्रेट दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। किनमें? हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत। इनका शरीर सूंड, कॉलर और धड़ में विभाजित होता है। तीन में सूंड, कॉलर और धड़, सूंड, कॉलर और धड़, ये देखेंगे अपन। इसके उदाहरण है वेलेंगलाग्लोगस और सेकोग्लोसस। किसके उदाहरण है? हेमिकॉर्डेटा के अंदर। आगे हैं इन सब में इनको तीन सब फाइलों में विभाजित किया गया है। एक है यूरोकॉर्डेटा और दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा ये खंडित होते हैं, सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है और वयस्कों के पूंछ नहीं होती। उदाहरण है हाइडमेनिया और पायरोसोमा। सिफेलोकॉर्डेटा पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। ये बिना सिर की मछली की तरह है। इसमें नोटोकॉर्ड, तंत्रिका रज्जु, क्लोम छिद्र व गुदा द्वार के बाद में एक पूंछ इसके अंतर्गत होती है। आगे बात करते हैं हम वर्टिब्रेटा या कशेरुकी। सिर्फ भ्रूण अवस्था के समय नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है। वयस्क होने पर यह नोटोकॉर्ड एक अस्थिल उपास्थल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहते हैं बैकबोन। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंत्य कंकाल पाया जाता है। किनके? वर्टिब्रेट के अंतर्गत। एटलस प्रथम कशेरुक है जिससे सिर हिल डुल सकता है। वर्टिब्रेट के अंदर क्या है? जो ऊपर ही ऊपर जहां से सिर अटैच होता है उसको बोलते हैं एटलस, और ये प्रथम कशेरुक है। इसकी सहायता से सिर है वो इधर उधर आसानी से हिल डुल सकता है। इनमें पूर्ण विकसित सिर होता है जो कि एटलस की सहायता से हिल सकता है। अंत्य कंकाल पूर्ण विकसित होता है और नोटोकॉर्ड की जगह एक इनके अंदर क्या आ जाती है? वर्टिब्रेट के अंदर मेरुदंड। जलचर में श्वसन गिल द्वारा और स्थलीय में श्वसन फुफ्फुस द्वारा होता है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ कहते हैं हम प्रोटोकॉर्डेटा। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा। इसके अंदर यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों को मिला देते हैं। ये मुख्यतः जीव है, समुद्री हैं और इस प्रकार के सभी कशेरुकी रज्जु है, परंतु सभी रज्जु की कशेरुकी नहीं। तो देखिए बहुत ध्यान है कि सभी कशेरुकीय वर्टिब्रेट कशेरुकी है, वो रज्जुकी होते हैं, परंतु सभी जो रज्जुकी है वो कशेरुकी नहीं होते हैं। आगे अपन देखते हैं वर्टिब्रेटा है, इसको 7 वर्गों में बांटा गया है। किसको? वर्टिब्रेटा। साइक्लोस्टोमेटा। इस वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी समुद्री होते हैं, एलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन बाद ये क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। किस संघ के? वर्ग के साइक्लोस्टोमेटा में। सबसे प्राचीन वर्टिब्रेट है साइक्लोस्टोमेटा। इसमें जबड़ों का अभाव होता है। हृदय है वो दो कक्षीय। अब बात करने लगे हैं हृदय की। दो कक्षीय और श्वसन क्लोम द्वारा होता है, जैसा कि पेट्रोमाइजन के अंदर होता है। अगला है कॉन्ड्रिक्थिस, जैसे उपास्थीय मीन, शरीर त्रिकोणुमा या डिस्कनुमा, श्वसन के लिए क्लोम। और ये सभी क्या होती हैं? मछलियां हैं जिनका हृदय दो कक्षीय होता है। कैसा होता है? सेकंड, दो चैम्बर होते हैं उनका। इनका अंत्य कंकाल उपास्थल और इनमें हड्डी नहीं पाई जाती। किसमें? उपास्थि में। वायुकोश या बाताशय की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते हैं। ये असमतापी हैं तथा अधिकांशतः जरायुज अर्थात बच्चे को जन्म देते हैं। जरायुज का मतलब क्या होता है? जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। डॉग फिश को स्पेडनोज शार्क भी कहते हैं। उदाहरण है टॉर्पीडो, स्कालियोडॉन और व्हेल शार्क। ये कॉन्ड्रिक्थिस या उपास्थल मीन के अंतर्गत आते हैं। अगला है ऑस्टिक्टिस यानी अस्थिल मीन।
इस वर्ग की मछलियां लवणीय अलवणीय पाई जाती है, अशमतापी हैं, अंडा देने वाले हैं, शरीर सल्क से ढका होता है, श्वसन के लिए क्लोम होते हैं और इनका अंत्य कंकाल अस्थिल होता है। देखो वो अस्थिल होता है। इनमें वायुकोश उपस्थित, जो उत्प्लावन में सहायक, हृदय दो कक्षीय होता है। उदाहरण है आपके लिवियो और हिप्पोकैम्पस। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये है आपके हिप्पोकैम्पस। आगे टेट्रोपोडा यानी एम्फीबिया, या इस टेट्रोपोडा वर्ग के अंदर है एम्फीबिया या उभयचर, या जिसे कहते हैं जल स्थलचर। उभयचर प्रथम जीव थे जिनमें सत्य जीव पाई जाती है। वास्तव में जो जीव पाई जाती है वो पहले जीव थे। कौन? उभयचर। ये जल और थल दोनों में रह सकते हैं, असमतापी है, अंडे देने वाले हैं। उभयचर के लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक होता है, इससे पहले थे उनमें नहीं। इकोथोपिकस नामक उभयचर में सत्यजीव नहीं पाई जाती। इकोथोपिकस है, इसके अंदर आता है पर उसमें सत्यजीव नहीं। सांप में पाद व कान नहीं पाए जाते, परंतु उनकी सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जो कि किसके अंदर आते हैं? एम्फीबियन में कुछ आते हैं। डायनासोर को जीवाश्म सरीसृप कहा जाता है और इनका जो शरीर है वो सल्क रहित, इसमें दो जोड़ी पंचांगुली पाद, श्वसन क्लोम, फुफ्फुस या त्वचा द्वारा होता है। हृदय तीन कक्षीय होता है, जैसे राना मेंढक के अंदर, हाइला जो वृक्ष पर मेंढक रहते हैं, लंग फिश जो उभयचरों के, मत्स्य और उभयचरों के बीच की कड़ी है। मेंढक त्वचा के द्वारा सांस लेता है क्योंकि उसकी त्वचा उच्च पारगम्य होती है, जिससे होकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। स्थल पर वयस्क मेंढक अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। यानी देखिए मेंढक त्वचा द्वारा भी श्वसन करता है और जब जमीन पर खुला और वयस्क बड़ा हो जाता है तो अपने फेफड़ों के द्वारा श्वसन कर लेता है। अब मेंढक त्वचा द्वारा सांस कैसे करता है? क्योंकि इसकी जो स्किन होती है वो इतनी पारगम होती है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उससे आ और जा सकती है, इसलिए मेंढक त्वचा द्वारा जो है आसानी से श्वसन कर लेता है, इसलिए वो बहुत दिनों तक जमीन में भी रह जाता है। रेप्टिलिया या जिन्हें कहते हैं सरीसृप, ये अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं जिनका शरीर सल्क युक्त होता है और सल्क है वो केराटिन के बने होते हैं। जितने भी रैंकर चलते हैं इनके शरीर पर जो सल्क होते हैं वो केराटिन के बने होते हैं। त्वचा सल्क से ढकी रहती है, असमतापी है। इनमें दो जोड़ी पंचांगुली होती है। सांपों में पंचांगुली पाद नहीं होते, ये ध्यान रखेंगे, पंचांगुली पाद सांप में नहीं होते, जबकि रेप्टिलिया में आते हैं। श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, वहां कर्ण छिद्र इनके अंदर नहीं पाए जाते। अब देखिए इस वर्ग के अंदर जब रेप्टिलिया में जाते हैं तो हृदय कितने हो गए? तीन कक्षीय। अब तक कितने थे मत्स्य में? दो कक्षीय, अब तीन बढ़ते जा रहे। परंतु जब रेप्टिलिया वर्ग में ही एक मगरमच्छ आता है, उसका जो हार्ट है वो चार कक्षीय होता है। ये एक रेप्टिलिया वर्ग का अपवाद है कि है रेप्टिलिया में, परंतु उसका हार्ट है वो कितने कक्ष का होता है? 4 चैम्बर्स होता है, जैसा कि मनुष्य में भी 4 चैम्बर होता है। उदाहरण है छिपकली, सांप, मगरमच्छ आदि। अगला देखते हैं हम एबीज, पक्षी। इनका मुख्य शरीर जो है लक्षण ऊपर पंख होते हैं, अग्रपाद का रूपांतरण होता है इनका जो शरीर होता है। इनमें चोंच पाई जाती है, अंत्य कंकाल की लंबी अस्थिर खोखली होती है जिससे वायुकोश युक्त होती है, जिससे कि आसानी से उड़ सकते हैं। श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं और इनके अंदर जो हृदय होता है उसमें कंप्लीट 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4। ये समतापी होते हैं, यानी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा समान बनाए रखते हैं। पक्षियों में एक ही अंडाशय होता है। कितना होता है? एक, क्योंकि प्राय बायां अंडाशय विकसित होता है, जबकि गुर्दा, फेफड़े एवं वृषण दो दो होते हैं। किडनी भी दो होती है, फेफड़े भी दो होते हैं, टेस्टिस भी दो होते हैं, वृषण भी। उदाहरण है पेवो, मोर, कबूतर, ये सारे। और कुछ पक्षी है जो उड़ने में भी अक्षम हैं, जैसे शुतुम वर्ग है पक्षी के अंदर पर उड़ नहीं सकते, तेज चलते। एमू, कीवी, पेंगुइन, ये क्या नहीं कर सकते? उड़ नहीं सकते। आगे है और उच्च विकसित वर्ग है जो अपन कहते हैं मैमेलिया। इस वर्ग के प्राणी ध्रुवीय, ठंडे, रेगिस्तान, जंगल, घास, मैदान, गुफा सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। इस वर्ग के कुछ प्राणी उड़ने और पानी में रहने की भी अनुकूल है मैमेलिया, पर उड़ भी सकते हैं, यानी पक्षियों की भी लक्षण है इसमें। डायफ्राम की उपस्थिति स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है कि डायफ्राम पाया जाता है। इस वर्ग के अंदर समतापी प्राणी आते हैं। कौन आते हैं? समतापी।
इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। ये सबसे बड़ी खास विशेषता है, इसलिए इन्हें मैमेलिया यानी स्तनधारी कहते हैं। स्तन पाए जाते हैं। शरीर बालों से ढका होता है। 2 जोड़ी पंचांगुली पाद, श्वसन के लिए फेफड़े, हृदय 4 कक्षी, श्वसन की क्रिया पेशी डायफ्राम के द्वारा होती है। चमगादड़, कंगारू, मानव, ये सारे क्या हैं? मैमेलिया हैं, स्तनधारी हैं। अब अंडे देने वाले भी स्तनधारी है। वैसे तो स्तनधारी सीधे बच्चे को देते हैं, पर कुछ अपवाद है, जैसे डकविल, पेल्टिपस और एकिडना। ये स्तनधारी है पर देते क्या है? अंडे देते हैं। यह अपवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम इनकी महत्वपूर्ण जो बात है वो याद देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा और विशालतम जीवित पक्षी जो शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। उड़ने में असमर्थ है और एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पैरों में 2 उंगलियां होती हैं। और सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। एमू विश्व का दूसरा सबसे विशाल पक्षी है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसके पैर में 3-3 उंगलियां पाई जाती है। तो देखिएगा कि ऑस्ट्रिच के कितने हैं? 2। एमू के कितनी हैं? 3। और पेंगुइन उड़ने में असमर्थ जलीय पक्षी है पर उड़ नहीं सकता। और सबसे छोटा पक्षी है गुंजन पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड बोलते हैं। ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। कौन? सबसे छोटा पक्षी। इस पक्षी का मस्तिष्क पूरे पक्षी वर्ग में सबसे बड़ा होता है। कौन? ब्रेन है वो सबसे बड़ा होता है। किसका? ब्लू व्हेल विशालतम स्तनधारी है और विश्व का सबसे विशाल प्राणी है। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा शावक भी पैदा करती है। पृथ्वी का सबसे विशालतम वन्य प्राणी अफ्रीकी हाथी है। सबसे तेज जो पक्षी है वो स्विफ्ट पक्षी है और इसी के आधार पर स्विफ्ट कार नाम रखा गया है। उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी है और वो है चमगादड़। कुत्ता मछली जिसकी अस्तिल नहीं होती है, यानी उपास्थि होती है उसके अंदर। अब हम इससे संबंधित जो अब तक हमने पढ़ा है, इससे संबंधित वो प्रश्न देखते हैं जो आईएएस, यूपीएससी, आरपीएससी और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? क्या नहीं है? कपी। वो है आपके गिविन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरेंग उटेन। तो वो आपके उत्तर क्या होगा? आप बताएं, गैस करें थोड़ा सा। लंगूर। मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है? गिवान, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटान। सोचिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको उत्तर मिलेगा और वो है गिवन। यूपीएससी के प्री के 2016 में पूछा गया। वॉट लेग हॉर्न एक किस्म है। किसकी किस्म के वॉट है? लॉन एक किसकी है? कुक्कुटों की। नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी की जो मेन परीक्षा हुई थी 2006 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया कि नील गाय है वो किस कुल के अंतर्गत आती है? तो वो किस में आती है? हिरण कुल के अंतर्गत आती है। सबसे बड़ा अकशेरुकी, कि भाई सबसे बड़ा अकशेरुकी है वो कौन सा है? यूके की पीएससी के अंदर ये प्रश्न आपके लिए पूछा गया था। वो है सिक्विड। कौन सा है? सिक्विड। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या? एक संधिपाद, एक सूलचर्मी, एक हेमिकॉर्डिटा, एक मृद कवची मोलस्क है। तो ऑक्टोपस है क्या? ऑक्टोपस है एक मृद कवची है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। श्वसन अंग कैसा है उसका? ट्रेकिया के युक्त है, इसलिए कॉकरोच है वो कहां पर नहीं रह सकता? श्वसन जल में जीवित नहीं रह सकता। देखिए, वर्गीकरण में जो नामकरण दिया था वो 1753 में कैरोलस लिनियस ने बायोनोमेनक्लेचर में दिया। और इसके जो नाम होते हैं वो लैटिन भाषा में, और पहला शब्द वंश से और दूसरा होता है वो जाति से दिया है। इसी वैज्ञानिक ने दिया। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं, देखते हैं हम। जैसे जीव का नाम मनुष्य, वंश इसका होमो और जाति क्या है? सेपियंस। तो नाम हो गया होमो सेपियंस। मोर, वंश है पावो और जाति क्रिस्टस। तो नाम हो गया पावो क्रिस्टस। वाघ, पैंथेरा टिग्रिस। आप, मैंगीफेरा इंडिका। गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय, बॉस इंडिकस। और मटर, पाइसम सटाइवम। तो ये हमने दो भाग कर करके आपको बताए हैं, और इन दोनों भागों को मिला करके किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम बन रहा है। जैसे मनुष्य का होमो सेपियंस। जब साफ हो कि लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे, तब लक्ष्य में फेरबदल की बजाय प्रयासों में बदलाव करें। यदि हमने लक्ष्य ले रखा है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे,
नहीं कर पा रहे तो हमको अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, बल्कि हम जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी प्लानिंग है, हम काम कर रहे हैं, उसमें बदलाव करना चाहिए, न कि हमारे लक्ष्य में बदलाव करना चाहिए। क्योंकि लक्ष्य में बदलाव कर लोगे तो आप रास्ता भटक जाओगे। इसलिए अपनी प्लानिंग को रीप्लान कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, परंतु आपको इसमें एनिमल्स क्लासिफिकेशन की पूरी जानकारी और यूपीएससी आरपीएससी में पूछे गए सारे महत्वपूर्ण बिंदु और क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।